नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। बड़ी सोच का बड़ा जादू बेस्ट सेलिंग बुक की पूरी समरी आपको मेरे चैनल पर सुनने मिलेगी। इसके साथ ही आपको रिच डैड पुअर डैड और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल्स जैसी बेस्ट सेलिंग बुक्स की समरी भी आपको मेरे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप जल्दी से चैनल पर विजिट करें और जाकर उन्हें सुनें। इसके साथ ही आपको प्रेमचंद की कहानियाँ, मेरी लिखी कहानियाँ और अन्य बड़े बड़े राइटर्स की कहानियों के साथ ही तेनालीराम की कहानियाँ और कुछ ज्ञानवर्धक कहानियाँ भी मिलेंगी। तो आप जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और अपने मन के अनुसार प्लेलिस्ट चूज करके उसे सुनिए। चलिए तो आज की शुरुआत करते हैं। उम्र के बहाना साइटिस का इलाज क्या है? उम्र के बहाना साइटिस का इलाज किया जा सकता है। कुछ साल पहले जब मैंने एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया था तो मैंने एक अच्छे सीरम की खोज की थी जो इस बीमारी का इलाज तो करता ही था, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता था कि यह बीमारी आपको कभी न हो। इस प्रोग्राम में सेसिल नाम का एक प्रशिक्षु था। 40 वर्षीय सेसिल निर्माता का प्रतिनिधि बनना चाहता था, परंतु सोचता था कि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। उसने कहा, मुझे शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा और अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अब मैं 40 वर्ष का हो गया हूँ। मैंने ज़्यादा उम्र की समस्या पर सेसिल के साथ कई बार बात की। मैंने पुरानी दवा का इस्तेमाल किया। आपकी उम्र उतनी ही होती है जितना आप समझते हैं, परंतु मैंने पाया कि उसका मर्ज इस दवा से ठीक नहीं हो रहा है। ज़्यादातर लोग इसके जवाब में कहते हैं, परंतु मैं अपने आप को बूढ़ा समझता हूँ। अंततः मैंने एक ऐसा तरीका खोज लिया जो जादू की तरह काम कर गया। एक दिन मैंने सेसिल से कहा, सेसिल, मुझे यह बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब शुरू होती है? उसने 1-2 सेकंड तक सोचने के बाद जवाब दिया, लगभग 20 साल की उम्र में। अच्छा, मैंने कहा, और अब मुझे यह बताएं कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब ख़त्म होती है? सेसिल ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि अगर वह तंदुरुस्त है और अपने काम को पसंद करता है तो कोई आदमी 70 साल की उम्र तक रचनात्मक कार्य कर सकता है। ठीक है, मैंने कहा, बहुत से लोग 70 साल के बाद भी बहुत से रचनात्मक कार्य करते हैं, परंतु मैं आपसे सहमत हो जाता हूँ कि किसी आदमी के रचनात्मक कार्य करने की उम्र 20 से 70 साल के बीच होती है और इस दौरान उसके पास 50 साल यानी कि आधी सदी होती है। सेसिल, मैंने कहा, आप अभी 40 साल के हैं। आपकी रचनात्मक ज़िंदगी कितनी ख़त्म हो चुकी है? 20 साल, उसने जवाब दिया। और आपकी रचनात्मक ज़िंदगी अभी कितनी बाकी है? 30 साल, उसने जवाब दिया। दूसरे शब्दों में सेसिल, आपने अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया है। आपने अभी अपने रचनात्मक वर्षों का सिर्फ 40% हिस्सा ही पूरा किया है। मैंने सेसिल की तरफ देखा और यह महसूस किया कि यह बात उसके दिल को छू गई थी। उसकी उम्र का बहाना साइटिस तत्काल दूर हो गई। सेसिल ने देखा कि उसके सामने अभी बहुत से अवसरपूर्ण वर्ष मौजूद हैं। अभी तक वह सोचता था, मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, पर अब वह सोचने लगा, मैं अब भी युवा हूँ। सेसिल ने अब महसूस किया कि हमारी उम्र कितनी है, इस बात का कोई खास महत्व नहीं होता। दरअसल उम्र के बारे में हमारा नज़रिया ही हमारे लिए वरदान या शाप बन जाता है। उम्र के बहाना साइटिस का इलाज करने से आपके लिए अवसरों के बेबंद दरवाजे खुल जाएंगे जिन पर इस बीमारी की वजह से ताला लगा हुआ था। मेरे एक रिश्तेदार ने अलग अलग तरह के काम करने में अपने कई साल बर्बाद किए, जैसे सेल्समैनशिप,
अपना बिजनेस करना, बैंक में काम करना, परंतु वह यह तय नहीं कर पाया कि वह क्या करना चाहता था और उसे कौन सा काम पसंद था। आखिरकार वह इस नतीजे पर पहुंचा कि वह पादरी बनना चाहता था, परंतु जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने पाया कि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। अब वह 45 वर्ष का था, उसके 3 बच्चे थे और उसके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं था। परंतु सौभाग्य से उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खुद से कहा, चाहे मेरी उम्र 45 साल हो या 65 साल, मैं पादरी बनकर दिखाऊंगा। उसके पास आस्था का भंडार था और इसके सिवा कुछ नहीं था। उसने विस्कॉन्सिन में 5 वर्षीय धर्मशास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपना नाम लिखवा लिया। 5 साल बाद वह पादरी बन गया और इलिनॉय की चर्च में अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हुआ। बूढ़ा? बिल्कुल नहीं। अभी तो उसके सामने 20 वर्ष की रचनात्मक जिंदगी बाकी थी। मैं इस आदमी से हाल ही में मिला था और उसने मुझे बताया, अगर मैंने 45 साल की उम्र में इतना बड़ा फैसला नहीं किया होता तो मेरी बाकी ज़िंदगी दुख भरी होती, जबकि अभी मैं अपने आप को उतना ही युवा समझता हूँ जितना कि मैं 25 वर्ष पहले था। और उसकी उम्र कम लग भी रही थी। जब आप उम्र के बहाने साइटिस को हरा देते हैं तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि आप में युवावस्था का आशावाद आ जाता है और आप युवा दिखने भी लगते हैं। जब आप उम्र की सीमाओं के अपने डर को जीत लेते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ साल तो जोड़ ही लेते हैं, अपनी सफलता में भी कुछ साल जोड़ लेते हैं। यूनिवर्सिटी के मेरे एक पुराने सहयोगी ने मुझे ऐसा दिलचस्प तरीका बताया जिससे उम्र के बहाने साइटिस को हराया जा सकता था। विल ने हार्वर्ड से 20 के दशक में ग्रेजुएशन किया था। 24 साल तक स्टॉक ब्रोकर रहने के बाद विल ने यह फैसला किया कि वह कॉलेज प्रोफेसर बनेगा। विल के दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि यह बहुत मेहनत का काम है और उससे उस उम्र में उतनी मेहनत नहीं होगी, परंतु विल ने अपने लक्ष्य को हासिल करने का पक्का इरादा कर लिया था और उसने 51 वर्ष की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ लियन में दाखिला लिया। 55 वर्ष की उम्र में उसे डिग्री मिली। आज विल एक बढ़िया आर्ट्स कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का चेयरमैन है। वह सुखी भी है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो मेरी ज़िंदगी के 1/3 बेहतरीन साल बाकी हैं। ज़्यादा उम्र का बहाना असफलता देने वाली बीमारी है। इसे हराइए, वरना यह आपको हरा देगी। कोई आदमी ज़्यादा छोटा कब होता है? मेरी उम्र अभी बहुत कम है। भी उम्र के बहाना साइटिस का एक ऐसा प्रकार है जिसने कई लोगों का भविष्य चौपट कर दिया है। लगभग 1 साल पहले जेरी नाम का 23 वर्षीय युवक मेरे पास एक समस्या लेकर आया। जेरी सर्विस में एक पैराट्रूपर था और इसके बाद वह कॉलेज गया था। कॉलेज जाते जाते भी जेरी ने अपनी पत्नी और बच्चों की खातिर एक बड़ी ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज कंपनी के लिए सेल्समैन का काम किया। उसने बहुत बेहतरीन काम किया, कॉलेज में भी और कंपनी में भी। परंतु आज जेरी चिंतित था। डॉक्टर जॉर्ज, उसने कहा, मेरी एक समस्या है। मेरी कंपनी ने मुझे सेल्स मैनेजर बनाने का फैसला किया है। इससे मैं 8 सेल्समैनों का सुपरवाइज़र बन जाऊंगा। मैंने कहा, बधाइयाँ, यह तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? उसने जवाब दिया, मुझे जिन 8 लोगों का सुपरवाइज़र बनाया गया है वे सभी मुझसे 7 साल से लेकर 21 साल तक बड़े हैं। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या मैं यह काम ठीक से कर सकता हूँ? जेरी, मैंने कहा, तुम्हारी कंपनी का जनरल मैनेजर तो यही समझता है कि तुम यह काम ठीक से कर पाओगे, वरना वह तुम्हें सुपरवाइज़र बनाता ही क्यों? सिर्फ 3 बातें याद रखो
और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। पहली बात तो यह कि उम्र पर ध्यान ही मत दो। खेत में कोई बच्चा तभी आदमी माना जाता है जब वह यह साबित कर देता है कि वह आदमी के बराबर काम कर सकता है। उसकी उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं होता और यही तुम्हें भी साबित करना होगा। जब तुम यह साबित कर दोगे कि तुम सेल्स मैनेजर के काम को अच्छी तरह से कर सकते हो तो तुम अपने आप उतने बड़े हो जाओगे। दूसरी बात, अपने प्रोफेशन पर कभी इतराने की कोशिश मत करना। सेल्समैनों के प्रति सम्मान दिखाना, उनसे सलाह लेना, उन्हें यह महसूस कराना कि वे एक टीम के कप्तान के साथ काम कर रहे हैं, किसी तानाशाही के साथ नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो वे लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे, ना कि तुम्हारे विरुद्ध। तीसरी बात, इस बात की आदत डाल लो कि तुमसे ज़्यादा उम्र वाले लोग तुम्हारे अधीन काम करें। हर क्षेत्र का लीडर जल्दी ही यह जान लेता है कि उसकी उम्र अपने कई अधीनस्थों से कम है, इसलिए इस बात की आदत डाल लो। यह आगे आने वाले सालों में तुम्हारे काफ़ी काम आएगी, जब तुम्हें और भी बड़े अवसर मिलेंगे। और याद रखो जेरी, तुम्हारी उम्र तुम्हारी सफलता की राह में कभी बाधा नहीं बनेगी, जब तक कि तुम खुद उसे बाधा न बनाओ। आज जेरी का काम बढ़िया चल रहा था। उसे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस पसंद है और कुछ ही सालों में वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा है। कम उम्र तभी बाधा बनती है जब आप खुद ऐसा सोचते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि कई कामों में काफ़ी शारीरिक परिपक्वता की ज़रूरत होती है, जैसे सिक्योरिटीज़ या बीमा बेचने में। किसी निवेशक का विश्वास जीतने के लिए या तो आपके बाल सफ़ेद होने चाहिए या फिर आपके सिर पर बाल ही नहीं होने चाहिए। ऐसा सोचना सरासर मूर्खता है। असली महत्व तो इस बात का है कि आप अपना काम कितनी अच्छी तरह से करते हैं। अगर आप अपने काम पर पकड़ रखते हैं, लोगों को समझते हैं, तो आप पर्याप्त परिपक्व हैं। उम्र का योग्यता से कोई सीधा संबंध नहीं होता, जब तक कि आप खुद को यह यकीन न दिला दें कि उम्र और केवल उम्र ही आपको सफलता या असफलता दिला सकती है। कई युवा लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपनी कम उम्र के कारण जिंदगी की दौड़ में पीछे हैं। हो सकता है कि किसी ऑफिस में कोई असुरक्षित आदमी या वह आदमी जिसे अपनी नौकरी छूटने का डर हो, आपके आगे बढ़ने की राह में रोड़े डाले, और हो सकता है कि वह आपकी उम्र का और आपके अनुभव की कमी का जिक्र भी करे। परंतु आपको ऐसे असुरक्षित लोगों की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के मालिक, कंपनी के मैनेजर ऐसा नहीं सोचेंगे। वे आपको उतनी जिम्मेदारी देंगे जितनी कि आप निभा सके। यह साबित कीजिए कि आप में योग्यता है, सकारात्मक रवैया है और आपकी कम उम्र एक लाभ के रूप में गिनी जाएगी। संक्षेप में, उम्र के बहानासाइटिस के इलाज यह हैं। पहला, अपनी वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोच रखिए। यह सोचिए कि अभी भी युवा हूँ। यह मत सोचिए कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। नए लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते रहिए। ऐसा करेंगे तो आप में मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप अधिक युवा भी दिखने लगेंगे। हिसाब लगाइए कि आपके पास कितना रचनात्मक समय बचा है। याद रखें, 30 साल के आदमी के पास अपने जीवन का 80% रचनात्मक समय शेष है और 50 साल के आदमी के पास अब भी 40% समय बाकी है। शायद सर्वश्रेष्ठ समय तो अभी आना शेष है। ज़्यादातर लोग जितना सोचते हैं, जिंदगी दरअसल उससे लंबी होती है। भविष्य में वह काम करिए जो आप सचमुच करना चाहते हो। जब आप अपने दिमाग को नकारात्मक कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो समय निकल चुका है,
तभी आपके हाथ से समय सचमुच निकलता है। यह सोचना छोड़ दीजिए, मुझे यह काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था। यह असफलता का सोच है। इसके बजाय यह सोचिए, मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे सर्वश्रेष्ठ वर्ष अभी बाकी हैं। सफल लोग इसी तरह से सोचते हैं। परंतु मेरा मामला अलग है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाल ही में मैंने सड़क दुर्घटनाओं के बारे में एक ट्रैफिक इंजीनियर की बातें सुनी। उनका कहना था कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं से लगभग 40,000 लोग मर जाते हैं। उसकी चर्चा का मुख्य बिंदु यह था कि शायद ही कभी कोई सच्ची दुर्घटना होती हो। हम जिसे दुर्घटना मानते हैं वह दरअसल किसी मानवीय या मशीनी गड़बड़ी का परिणाम होती है। यह ट्रैफिक विशेषज्ञ जो बात कह रहा था उसका मूल भाव दार्शनिक और चिंतक हमें सदियों से सिखाते आ रहे हैं। हर चीज़ को कोई न कोई कारण होता है। कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती। आज बाहर जो मौसम है वह भी दुर्घटनावश नहीं है। वह किन्हीं विशेष कारणों से वैसा है और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इंसान के मामले इस नियम का अपवाद हैं। परंतु शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब हम किसी को अपनी बदकिस्मती का दोष देते ना सुनते हों, और वह दुर्लभ दिन ही होगा जब आप किसी दूसरे आदमी की सफलता के बारे में उसकी अच्छी किस्मत की दुहाई ना सुने। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि लोग बाग किस तरह किस्मत के बहाने साइटिस से पीड़ित होते हैं। मैंने 3 युवा जूनियर एग्जीक्यूटिव के साथ हाल ही में लंच किया। उस दिन चर्चा का मुख्य बिंदु था जॉर्ज सी का प्रमोशन। कल तक जॉर्ज इन्हीं लोगों की तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव था। आज उसे प्रमोशन मिल गया था। जॉर्ज को प्रमोशन क्यों मिला? इन तीनों लोगों ने इस मुद्दे का पोस्टमार्टम किया और बहुत से कारण खोज निकाले। अच्छी किस्मत, मक्खन पॉलिश, प्रेशर और जॉर्ज की पत्नी का सोर्स, यानी सच्चाई को छोड़कर हर बात कही गई। सच्चाई यह थी कि जॉर्ज इस प्रमोशन के लिए सबसे ज़्यादा योग्य था। वह अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहा था। वह ज़्यादा मेहनत से काम कर रहा था। वह अधिक प्रभावी और कार्यकुशल व्यक्ति था। मैं यह भी जानता था कि उस कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स ने काफ़ी सोच विचार किया था कि इन चारों में से किसी प्रमोशन जाए। मेरे इन 3 निराश दोस्तों को यह समझना चाहिए था कि कंपनी के सीनियर ऑफिसर जब प्रमोशन देते हैं तो वे चारों नाम लिखकर टोपी में से किसी एक का नाम नहीं निकालते हैं। मैं मशीन के पुर्जे बनाने वाली कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव से किस्मत के बहाना साइटिस के बारे में बातें कर रहा था। वह समस्या को सुनकर रोमांचित हो गया और उसने मुझे अपने जीवन का एक किस्सा सुनाया। मैंने इसका यह नाम तो पहले कभी नहीं सुना, उसका कहना था। परंतु यह हर सेल्समैन इस गंभीर समस्या से जूझता है। कल ही हमारी कंपनी में जो घटना हुई उससे आपको एक बढ़िया उदाहरण मिल जाएगा। हमारा एक सेल्समैन 4 बजे मशीन के पुर्जों का एक बड़ा ऑर्डर लेकर आया। ऑर्डर $1,12,000 का था। दूसरा सेल्समैन उस वक्त वहीं ऑफिस में खड़ा हुआ था। इस सेल्समैन का माल इतना कम बिकता था कि वह कंपनी पर बोझ बनता जा रहा था। जब जॉन ने अच्छी खबर सुनाई तो उसने ईर्ष्या भरी बधाइयाँ तो दी, परंतु साथ में यह भी कहा, जॉन, एक बार फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही। देखने वाली बात यह है कि यह कमज़ोर सेल्समैन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि जॉन के बड़े ऑर्डर से किस्मत का कोई लेना देना नहीं था। जॉन उस ग्राहक पर कई महीनों से मेहनत कर रहा था। उसने वहाँ आधा दर्जन लोगों से लंबी और बार बार चर्चाएं की थीं। जॉन रातों को योजनाएं बनाया करता था कि वह किस तरह यह ऑर्डर हासिल कर सकता था। फिर उसने हमारे इंजीनियरों के साथ बैठकर उस यंत्र के शुरुआती डिज़ाइन बनवाए।
जॉन खुशकिस्मत नहीं था जब तक कि आप सुनियोजित काम करने के तरीके को किस्मत का नाम न दें। अगर किस्मत के सहारे हम जनरल मोटर्स को एक बार फिर से गठित करें, अगर किस्मत ही यह तय करे कि कौन आदमी मैनेजर बनेगा और कौन चपरासी, तो इस देश का हर बिजनेस चौपट हो जाएगा। एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि जनरल मोटर्स को हम किस्मत के सहारे पूरी तरह पुनर्गठित करें। इस काम के लिए हम एक बक्से में सभी कर्मचारियों के नाम की पर्ची डाल दें। पर्ची उठाने पर जिसके नाम की पहली पर्ची खुलेगी उसे हम प्रेसिडेंट बना देंगे, दूसरे नाम वाले को वाइस प्रेसिडेंट, और इसी क्रम से हम नीचे की तरफ आते जाएंगे। यह मूर्खतापूर्ण लगता है, नहीं क्या? परंतु किस्मत जब काम करती है तो इसी तरह से काम करती है। जो लोग किसी भी व्यवसाय में चोटी पर पहुंचते हैं, चाहे वह बिजनेस मैनेजमेंट हो, सेल्समैनशिप हो, कानून, इंजीनियरिंग, अभिनय या कोई और क्षेत्र हो, वे इसलिए चोटी पर पहुंचते हैं क्योंकि उनका नज़रिया उत्कृष्ट होता है और वे साथ में कड़ी मेहनत भी करते हैं। किस्मत के बहानासाइटिस को 2 तरीकों से जीतिए। पहला, कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार कीजिए। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो ज़रा गौर से देखिए, तब आपको यह दिखेगा कि जिसे आप पहली नज़र में अच्छा किस्मत समझे थे, दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नज़रिए का परिणाम है। इसी तरह किसी आदमी की बदकिस्मती को भी गौर से देखिए, आपको उसके पीछे भी बहुत कारण मिलेंगे। मिस्टर सफल को जब झटका लगता है तो वे उससे कुछ सीखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं, परंतु जब मिस्टर असफल हारते हैं तो वे अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखते और बहाने बनाते रहते हैं। कभी भी दिवा स्वप्न मत देखिए। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में ज़ाया मत कीजिए जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती हो। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते। सफलता उन चीज़ों को करने से आती है और उन सिद्धांतों के पारंगत होने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, जीवन की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा मत लीजिए। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला करती। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित कीजिए कि आप सचमुच एक विजेता बन जाएं। तो ये था दूसरा पार्ट। अब पार्ट तीसरा है, विश्वास जगाइए और डर भगाइए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसके लिए यदि आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।